ये है 12th क्लास का लेसन। 1967 से फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। लोकसभा और राज्यसभाओं के लिए कराया गया यह चुनाव जो 1967 में हुआ था, व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के माहौल में हुआ। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। चुनाव के जब परिणाम आए तो कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा आघात लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक प्रवक्ताओं द्वारा इस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। कांग्रेस को किसी प्रकार की लोकसभा में बहुमत तो मिल गया, लेकिन उनको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी भी इतनी कम वोट नहीं मिले थे और न ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव में पराजित हो गए थे। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के.बी. शाह जैसे राजनीतिक दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति राज्यों में और अधिक स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस 7 राज्यों में बहुमत पाने में विफल रही। 2 अन्य राज्यों में दल बदल की वजह से यह पार्टी सरकार बनाने में असफल रही। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथों से सत्ता निकल गई थी, वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे। वे राज्य पूरे देश में भिन्न भिन्न भागों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार बनाने में असफल रही। मद्रास प्रांत, अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, में एक अक्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता आने में कामयाबी मिली। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम डीएमके बोलते हैं, जिसको हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और डीएमके ने इस विरोध का नेतृत्व किया था। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी पार्टियों को गठबंधन की सरकार बनी। उस वक्त सामान्यतः कहा जाता था कि दिल्ली में हावड़ा जाने के लिए ट्रेनों पर बैठो तो यह ट्रेनें अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेंगी। लोगों को कांग्रेस को सत्तासीन देखने रहने की आदत भी थी। उनके लिए यह एक अनोखा अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा समाप्त हो गया। गठबंधन, कोलिशन सरकार। जब गठबंधन सरकार किसे बोलते हैं? जब अनेक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, गठबंधन की सरकार बोलते हैं। 1967 के चुनाव में गठबंधन की परिघटना सामने आई। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने इकट्ठे होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया। इसी वजह से इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। ज्यादातर मामलों में ऐसी सरकार से के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। उदाहरण के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी सम्मिलित थी। इनके साथ इस प्रकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार की संज्ञा दी गई। उसमें उस समय के 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी सम्मिलित थे। अब है दल बदल। 1967 के चुनाव की एक विशेष बात दल बदल भी है। दल बदल ने राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी विशेष पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के पश्चात इस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाए तो इसे दल बदल कहा जाता है। 1967 के आम चुनाव के पश्चात कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल में आया राम गया राम का मुहावरा मशहूर हुआ। कांग्रेस में विभाजन। कांग्रेस में कब विभाजन हुआ? 1969 में, 1969 में। हमने पढ़ा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस ने किसी प्रकार की सत्ता कायम की, परंतु अब उसे पहले जितना बहुमत प्राप्त नहीं था। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के नतीजों से यह साबित हो चुका था कि कांग्रेस को चुनाव में पराजित भी किया जा सकता है। खैर, अब भी कांग्रेस के विकल्प के रूप में कोई नहीं था। राज्यों में बनी ज्यादातर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें अधिक दिनों तक नहीं टिक पाई। इन सरकारों ने बहुमत गंवा दिया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असली चुनौती खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली, न कि विपक्ष से। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक गुट था। ये क्वेश्चन आता है कि भाई सिंडिकेट कौन थे? सिंडिकेट प्रभावशाली नेताओं का गुट था जो कांग्रेस के अंदर थे। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना। ये सिंडिकेट कांग्रेस नेताओं के गुट को अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट के नाम से बुलाया जाता था। उस गुट के नेता पार्टी के संगठन पर अपना नियंत्रण रखते थे। सिंडिकेट का नेतृत्व मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके कामराज थे। इसमें प्रांतों के शक्तिशाली नेता जैसे बम्बई सिटी के एस.के. पाटिल, मैसूर के एस. निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन. राजीव रेड्डी और पश्चिमी बंगाल के अतुल्य घोष सम्मिलित थे। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की मदद से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के टूट जाने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेसी ओ में भी रहे, क्योंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही लोकप्रियता और कसौटी पर अधिक सफल रही। इसलिए भारतीय राजनीति में इन बड़े और शक्तिशाली नेताओं का 1971 के बाद प्रभाव अत्यंत कम हो गया। ये सिंडिकेट के नेता यह उम्मीद कर रहे थे कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेंगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के अंदर स्वयं का मुकाम बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी के बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को किनारे पर ला खड़ा किया। इस प्रकार इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की आवश्यकता थी। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जिस जमीन को खोया था उसे भी उन्हें प्राप्त करना था। इंदिरा गांधी ने बहुत साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में तब्दील कर दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए अनेक कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान सम्मिलित थे। यद्यपि सिंडिकेट के नेताओं ने अनौपचारिक रूप से वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी, परंतु इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह भी हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच जो गुटबाजी थी वह 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु की वजह से उस वर्ष राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस वर्ष सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन. संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। सिंडिकेट ने किसको खड़ा किया? संजीव रेड्डी को, एन. संजीव रेड्डी को। एन. संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी के बीच बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति
वीवी गिरी को प्रेरित किया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति के पद के लिए अपना नामांकन भरे। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को हासिल विशेषाधिकार यानी प्रिवी प्रेफरेंस को खत्म करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। उस समय मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, परंतु उपर्युक्त दोनों मसलों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभर कर सामने आए और उसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। गुजरे समय में भी कांग्रेस के अंदर इस प्रकार के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला जात कुछ भिन्न था। दोनों गुट राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी अपनी ताकत को आजमाना चाहते थे। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस लिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेस सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालें।